नमस्कार मित्रों, स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो उस जो हमारे हिंदी विषय का जो व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा था उसका जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वाक्य भेद। इस वाक्य भेद के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वाक्य भेद, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वाक्य क्या होता है। हम कोई भी बात है वे शब्द जो व्याकरणिक दृष्टि से व्यवस्थित होते हैं और वो पूर्ण अर्थ देते हैं, वही क्या कहलाता है व्याकरण, वाक्य। अब वाक्य को हम कैसे परिभाषा के रूप में देखते हैं कि वाक्य होता क्या है। देखो, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधि होता है और वह पूर्ण अर्थ प्रकटता हो वाक्य है। देखिए, आइए दोस्तों, हमने परिभाषा दी है आपको, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और वह पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, वही क्या कहलाता है वाक्य। अब जैसे वाक्य, अब हमको ये देखना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय। जैसे हमने यहां लिख दिया, राम पुस्तक पढ़ता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब हमको ये देखना है कि इसमें उद्देश्य तो कौन है, ये विधेय कौन है। यहां देखो, इनका होना अनिवार्य। कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तभी जाके हमारा एक पूर्ण अर्थ देगा कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां राम तो क्या है, उद्देश्य। इसको हम लिख देते हैं कर्ता, और ये हमारा क्रिया। अब जैसे इसमें पहले हमने देखो कि वाच्य भी हमने आपको क्रिया छांटने बताया था, कर्ता को छांटने बताया था कि कर्ता तो कौन होता है और क्रिया क्या होती है। तो हमने देखो इसमें एक उद्देश्य का होता है कर्ता। कर्ता क्या, कोई भी वाक्य हो कि बिना, यानी कि उस वाक्य में कर्ता का होना अनिवार्य हो। और दूसरा है कि क्रिया में हमेशा वाक्य के अंत में रहती है। उस वाक्य के अंत को हम देखेंगे, उस वाक्य में जहां क्रिया उस वाक्य के अंत में है, तो वही हमारी क्या है, विधेय। इसको बोलेंगे हम विधेय का क्रिया। कर्म आए चाहे मत आए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहां देखना है कि जैसे हमारा वाक्य तो ये भी बन रहा है कि राम पढ़ता है, पूर्ण वाक्य पूर्ण अर्थ दे रहा है। यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ एक कर्म है, कर्म अगर लिख देंगे तो भी हमारा अर्थ दे रहा है। और राम पढ़ता है, वो भी हमारा अर्थ देता है। तो वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और अर्थ पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब ये तो हमारे सामान्य जनरल नॉलेज थी कि वाक्य के बारे में हमने वो कि भाई हम कोई भी बातचीत करते हैं तो शब्दों का आदान प्रदान करना, वाक्यों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो। कि व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का व्यवस्थित समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, वही क्या कहलाता है, वाक्य। तो ये हमारी हिंदी की दृष्टि, रचना की दृष्टि से आपके जो वाक्य भेद हैं वो रचना की दृष्टि से पढ़ेंगे। वो अब आपको ये देखना है कि आपकी जो हिंदी भाषा में जो आपके जो सिलेबस में है, वो हर रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, एक अर्थ की दृष्टि से, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको भी यहां देखना है कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद।
से वाक्य यहां आपको रचना की दृष्टि से दिया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, भेद कितने हैं। अब आपको रचना की दृष्टि से हम वाक्य 3 प्रकार के देखेंगे। देखो, पहला है सरल, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। जिसे हम जटिल वाक्य भी कहते हैं। देखो, ये 3 वाक्य दिए हैं आपके, जो रचना की दृष्टि से आपके वाक्य के भेद, आपके जो सिलेबस में है वह वाक्य के 3 भेद बताए हैं। उन भेदों के बारे में आप विस्तार से चर्चा करेंगे कि सरल वाक्य तो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, और मिश्रित वाक्य। तो इनको हम परिभाषा के माध्यम से भी देखेंगे, और इनको उदाहरण से भी, अगर हम उदाहरण लिखेंगे तो हमको उसको आसानी से समझने में आसानी रहेगी। तो हमको एक काम इनके उदाहरण भी देखेंगे, इनकी परिभाषा भी लेते हैं। तो आपके सामने ये 3 रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए दोस्तों, यहां आप देखते हैं कि सरल वाक्य, देखो सरल वाक्य, सरल वाक्य जैसा हमने परिभाषा में बताया था कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। हमको यह देखना है कि सरल वाक्य में हमेशा पूरे वाक्य में एक ही क्रिया होगी। पूरे वाक्य में अगर एक क्रिया आती है तो वो हमारा सरल वाक्य है। जैसे मानो हमने यहाँ जैसे इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, और इसमें क्रिया एक आएगी। जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया, पहले इसकी परिभाषा, वो एक परिभाषा है कि वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधि। अगर आप इसको इस परिभाषा को कि वह वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया आती हो, वही हमारा क्या कहलाता है, सरल वाक्य। विधेय आता हो और इस वाक्य में एक ही क्रिया आती हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए, वही हमने जो वाक्य की जो शुरुआत में जो परिभाषा दी थी वो वही है, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो गया, अर्थात एक ही कर्ता और एक क्रिया आती हो। और इस वाक्य में हमेशा क्या है, एक ही जो क्रिया को पहचानने के लिए हमने बता दिया कि हमेशा वाक्य के अंत में आती है, तो एक ही क्रिया का बोध कराती हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जैसे हमने लिखा है, जैसे मोहन जयपुर जाता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया मोहन जयपुर जाता है। अब इसमें हमारा कर्ता तो ये है और क्रिया ये एक ही क्रिया आई, इस वजह से हमारा ये वाक्य जो हम सामान्य तरीके से बोलते हैं, दूसरा वाक्य नहीं जुड़ा हुआ होता है, एक ही वाक्य जो पूर्ण अर्थ देता है वह हमारा सरल वाक्य है। इस प्रकार से ये सरल वाक्य में तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सरल तरीका है कि मोहन जयपुर जाता है, इसमें ये करता है, ये क्रिया है, क्रिया कर्म आए चाहे बताए, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ जैसे हम इसको पूर्ण वाक्य पूर्ण अर्थ वाला वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे इसको जयपुर को हटा दें है तो मोहन जाता है, वही जाता है मोहन जाता है पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो यहाँ हम इसको भी लिख सकते हैं। तो हम ये तो हमारे एक सरल वाक्य है। इसके बाद में हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य के बारे में, संयुक्त वाक्य क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि संयुक्त वाक्य के उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। देखो संयुक्त वाक्य वह वाक्य जिसमें संयुक्त वाक्य, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं कि वह वाक्य जिसमें दोनों ही वाक्य पूर्ण हो और इस वाक्य में दो क्रियाएं आती हो, दोनों वाक्य समुच्चय बोधक शब्द तथा किंतु परंतु आदि शब्दों से जुड़ा हुआ वो संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो यह देखिए कि वह वाक्य जिसमें दोनों ही वाक्य पूर्ण हो, हमें इसमें तो जैसे हमने सरल वाक्य में एक वाक्य पूर्ण है जो पूर्ण अर्थ देता है, उसमें क्रिया एक है। इसमें क्या है कि दो वाक्य होंगे और जो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे वो समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं? तथा, परंतु, किंतु आदि, ये समुच्चय बोधक शब्द है, इन शब्दों से जुड़े होंगे दोनों वाक्य। और जो पूर्ण अर्थ देता हो इस वाक्य में दो क्रियाएं आती हो, पहला वाक्य में अलग क्रिया और दूसरे वाक्य में अलग दो क्रिया होगी। और अब देखो इसको हम उदाहरण से देखते हैं कि सरल, जैसे हमने एक उदाहरण दे दिया, जैसे राम क्रिकेट खेलता है और मोहन बॉल देखिए, यह देखो इससे समझो आप, इसमें तो जैसे एक क्रिया ये रही और एक क्रिया ये, दो क्रिया है। संयुक्त वाक्य दो, संयुक्त वाक्य जोड़ा दो, यानी दो या दो से अधिक कोई वाक्य होगा तब जाके हमारा संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ा, दो वाक्यों का एक जोड़ा है। यहां देखो एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा। समुच्चय बोधक शब्द क्या है? और से जुड़ा है। अगर हमें किंतु भी आ गया, परंतु भी आ गया, कोई सा भी ऐसा समुच्चय बोधक शब्द आ जाएगा तो ये इन शब्दों से जुड़ा हुआ होगा। तो दो वाक्य, अब देखो
ये भी पूर्ण वाक्य है और ये भी पूर्ण वाक्य है। पूर्ण वाक्य कैसे हैं? ये देखो, राम क्रिकेट खेलता है। अगर हम इसको स्वतंत्र रूप से कहीं और जगह लिखें तो पूर्ण अर्थ देगा कि राम क्रिकेट खेलता है, तो राम क्रिकेट खेलता है। जैसे सरल वाक्य में एक वाक्य दिया था जो पूर्ण अर्थ देता है, तो यहाँ हमारा एक वाक्य क्लियर और एक वाक्य, लेकिन दोनों ही वाक्य इसमें क्या देते हैं? पूर्ण अर्थ देते हैं। तो इस वजह से ये हमारा संयुक्त वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है और मोहन फुटबॉल खेलता है। और भी उदाहरण, जैसे और भी उदाहरण लिख सकते हैं कि जैसे हमने लिख दिया कि मोहन पढ़ता है परंतु राम खेलता है। अब हमने परंतु का प्रयोग कर दिया कि मोहन पढ़ता है परंतु राम खेलता है, तो दोनों का अलग अलग है, दोनों वाक्य पूर्ण है, दोनों वाक्य पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, तो इसलिए से ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा जो मिश्रित वाक्य, जटिल वाक्य है, उसकी ओर जाते हैं, देखते हैं। देखो, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य के बारे में हम देखते हैं कि मिश्रित वाक्य होता क्या है। देखो, मिश्रित वाक्य वह वाक्य जिसमें इसमें भी दो क्रियाएं हैं। जैसे हमने संयुक्त वाक्य में पढ़ा, उसमें दो क्रिया थी, इसमें भी दो क्रियाएं हैं। तो इसमें एक तो प्रधान वाक्य होगा और एक उसका आश्रित वाक्य। जिसे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, वह वाक्य जिसमें एक पूर्ण वाक्य और एक अपूर्ण वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक पूर्ण वाक्य हो और एक अपूर्ण वाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखो, जैसे हमने संयुक्त वाक्य में हमने ऐसा, जैसे इसमें भी दो क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन यही है कि उसमें दोनों वाक्य पूर्ण है, पूर्ण अर्थ देते हैं। उसको अगर स्वतंत्र रूप से दूसरी जगह लिखें तो भी हमारा पूर्ण अर्थ देंगे दोनों वाक्य। इसमें वह वाक्य जिसमें एक पूर्ण वाक्य हो और एक अपूर्ण वाक्य हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में जो संयोजक समुच्चय बोधक जो शब्द थे, इसमें भी आते हैं। वो समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे यहां में जो यदि, अगर या जैसे स्टार्ट होने वाले या जैसे स्टार्ट होने वाले जो भी शब्द होंगे तो वो हमारा मिश्रित वाक्य में आएंगे। हमेशा जो या की, एक हो रहा है की। अब ये हमेशा इन समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे। जो भी ये तो पूर्ण वाक्य या अपूर्ण वाक्य है, वो इन समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे। अब हमको ये देखना है कि एक उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं कि कैसे इसका प्रयोग हो रहा है, कैसे इसकी स्थिति बता रहा है। तो देखो, जैसे मान लो कहा कि सदा सत्य बोल चाहिए। देखो, याद है, पहले हम क्या समुच्चय बोधक शब्दों पर नजर डालिए कि समुच्चय दो वाक्य हैं। देखो, एक वाक्य तो ये रहा और एक वाक्य ये रहा। पहला वाक्य महात्मा गांधी ने कहा, समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? कि। इसमें देखो, जो यदि अगर कि, अगर ये समुच्चय बोधक है, हमेशा समुच्चय बोधक के समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा होगा।
अब इसको हमको ये देखना है कि कौन सा वाक्य तो पूर्ण है, कौन सा वाक्य अपूर्ण है। यहाँ देखो महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ देखो महात्मा गांधी ने कहा, अब देखो ये हमारा अपूर्ण वाक्य है। ये हमारा अपूर्ण वाक्य है। क्यों है अपूर्ण वाक्य? क्योंकि इसमें कई बात है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा हमारी जिज्ञासा है, पता नहीं क्या कहा है भाई, हमारी जिज्ञासा है, जिज्ञासा जाकर तो नहीं कि पता नहीं क्या कहा है। अब इस जिज्ञासा को शांत करता है दूसरा वाक्य कि क्या कहा, तो सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ हमारा देखो कि जैसे हम इसको अगर स्वतंत्र रूप से लिखे तो हमारा इसका अर्थ पूर्ण नहीं देगा, पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करेगा। और इसको हम अगर स्वतंत्र रूप से लिखे तो ये हमारा अर्थ पूर्ण प्रकट करेगा। यहाँ हम की से उसमें परीक्षा में आएगा आपके, जैसे इसमें ऐसा शब्द आ जाएगा, ऐसे वाक्य दे देगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसका पूर्ण वाक्य है, कौन सा पूर्ण वाक्य है। तो आपको इसमें देखना है कि बिल्कुल सरल तरीका है कि आपको ये देखना है कि जिसमें हमारी जिज्ञासा जागृत है, कि जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है कि इसमें कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अब जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो वो हमारा पूर्ण वाक्य है। और जिसमें सदा सत्य बोलना चाहिए ये हमारा पूर्ण वाक्य है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा ये हमारा पूर्ण वाक्य है। क्रिया तो इसमें भी दो है, इसमें भी दो क्रिया है और उस संयुक्त वाक्य में भी दो क्रिया है। लेकिन हमको ये देखना उसमें तो हमारा दोनों ही वाक्य पूर्ण थे और समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते, लेकिन उनके समुच्चय बोधक शब्द अलग अलग थे, तथा किंतु परंतु थे। इसमें हमारे की जो यदि अगर जैसे स्टार्ट होने वाले जो शब्द है वो भी इसमें है। अब इसमें हमको स्पष्ट आसान तरीके से दिख रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा अधूरा वाक्य है, अपूर्ण वाक्य है। अधूरा वाक्य है उसको अपूर्ण वाक्य कहेंगे, अपूर्ण वाक्य है तो ये तो हमारा अपूर्ण वाक्य है, ये हमारा पूर्ण वाक्य है। तो हमको अगर वो पूछ ले कि ये वाक्य कौन सा है तो आपको एक शब्द तो अपूर्ण दिखेगा और एक शब्द पूर्ण अर्थ देगा, पूर्ण वाक्य देगा। तो यहाँ हमारा ये तो अपूर्ण वाक्य है, ये हमारा पूर्ण वाक्य। तो ये एक छोटा सा वाक्य के दे गए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में हल करोगे और इसके कुछ उदाहरण आपकी कॉपी में सोल्व करोगे। तो इसको एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। थैंक यू।